Hello students, today we will discuss the remaining part of agriculture chapter from the point technological and institutional reforms. Means for the growth of agriculture, which reforms was taken by the government and which development created by the our agricultural scientist in the field of agriculture. So we discuss, let's each one by one. Let's we discuss and understand the technical changes by a question. Now the answer is of this question is the various technological and institutional reforms consist of various measures taken by the central and the state government from time to time. Now the first flooding of field with water is now being replaced by the drip irrigation and the sprinkles. पहले क्या था स्टूडेंट्स कि जब हम खेतों में पानी लगाते थे या भरते थे तो उसको फुल कर दिया जाता था, तो इससे उसकी फर्टिलिटी भी लॉस हो जाती थी। अगर आप खेतों में एक्स्ट्रा वाटर देंगे, जितना नीड है उससे ज़्यादा देंगे तो उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती थी। अब उनकी जगह पे क्या आ गया है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकल, जिसमें छिड़काव करके या ड्रिप इरिगेशन आपने देखा होगा कि पाइप होती है, उस पर एक ऐसे कुछ लगा होता है जो घूम घूम करके पानी चारों तरफ गिराता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट chemical fertilizers are being used in large scale to increase the farm yield. Biofertilizers now supplementary them. जहाँ पर पहले हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत ज़्यादा करते थे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, आज उनकी जगह पर हमको बायो सप्लीमेंट्री मीन्स आज बायोलॉजिकल जैसे कि जो हमारी हरी खादें हैं उनका हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो आप ये समझिए कि हम दो तरीके के यूज करने लगे हैं आजकल। एक तो हमारा है केमिकल फर्टिलाइजर्स और हमारा दूसरा क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, हाई यील्ड वैराइटीज एंड अर्ली maturing quality seeds have been developed. Most of these technology inputs gave birth to the green revolution. कुछ ऐसी भी फसलें हमारे पास अब आ चुकी हैं जो कि टाइम से पहले भी मैच्योर हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देती हैं, तो जिनकी वजह से हमारा, और ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। पहले क्या था कि वही फसल टाइम लेती थी 3 से 4 महीने का, बट आज क्या है 2.5 से 3 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है, जिससे हमारा समय बचता है और हमारी लागत बचती है। स्टूडेंट्स, एंड सम अदर चेंजेस वी टेक फ्रॉम द बुक्स लाइक एज द कलेक्टिवेशंस, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशंस एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी। मीन्स आपकी जो ज़मीनें हैं जो टुकड़ों में इधर उधर हैं उनको एक तरफ करना मीन्स कलेक्टिवेशन कर देना। इसीलिए आप देखते हैं कि चकबंदी चलाई जाती है, जिसमें आपकी टुकड़ों की जो ज़मीन होती है बेटा उनको इकट्ठा कर दिया जाता है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑन फर्स्ट 5 years प्लान। भूमि सुधार प्रथम 5 सालों में सबसे मीन्स जो 5 year प्लान थे हमारे पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के लिए ज़्यादा फोकस किया गया। Here the green revolution based on the use of package technology and white revolution. White revolution means दुग्ध उत्पादन, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। मिल्क का प्रोडक्शन जो होता है बेटा उसको हम वाइट रेवोल्यूशन से बोलते हैं। You can see here, this is the latest technology. Before this you can, in this video, before videos you can see the traditional method using in the fields, but here tractors use
for the cultivation. Now second, this is the equipment for the sowing of seeds. And some reforms like as the when the crops destroyed by the flood, cyclones, fire or the diseases, now by the Grameen banks or the cooperative societies provide the loans to the farmers for the agriculture. Now the Kisan Credit Card KCC is a medium which provide the cheap loan to the farmers, and the other schemes launched by the government, the personal accident insurance scheme. In this personal accident insurance scheme, when the farmers wounded or the dead by the accident, he recover some money from the insurance company. And for the better growing, the government also run the some radio and television programs. स्टूडेंट्स, रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम में आप देखते होंगे कि किसानों के लिए भी कुछ प्रोग्राम आते हैं जिसमें मौसम की जानकारी और फसल कैसे उगाई जाए, या जो इस समय फसलें हैं उनकी बचाव कैसे किया जाए बीमारियों से या पानी लगने से या धूप लगने से। तो मीन्स ये सारे प्रोग्राम पहले नहीं थे, बट बाद में क्या किया गया कि ये सब स्टार्ट किया गया, क्योंकि किसान ही अगर हमारे देश में कमज़ोर पड़ेंगे तो हम कैसे रह पाएंगे, कैसे जीवित रह पाएंगे, क्योंकि खाना तो हमारे लिए सबसे नेसेसरी है। लेट्स स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट द भूदान और द ग्राम दान। भूदान, यहाँ पे दो शब्द है, भू प्लस दान। भू मीन्स लैंड, मीन्स भूमि को दान करना। आइए इसको समझते हैं। इसमें हुआ क्या कि महात्मा गांधी के एक शिष्य थे जिनका नाम था विनोबा भावे, और उन्होंने ही भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया। और उन्होंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि गांधी जी का एक सपना था ग्राम स्वराज्य का। इसी के तहत उन्होंने भूदान आंदोलन को स्टार्ट किया। उन्होंने देश आज़ाद होने के बाद उन्होंने पदयात्रा की, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में गए, कई जगह गए। तो एक बार वो आंध्र प्रदेश गए और वहाँ पर अपनी स्पीच दे रहे थे लोगों के सामने, लोगों को इकट्ठा करके विनोबा भावे जी अपनी स्पीच दे रहे थे। तो उसी समय कुछ वहाँ पर फार्मर भी थे जो लैंडलेस थे। उन्होंने अपनी ये समस्या उनके सामने रखी कि हमारे पास कोई भी लैंड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आई विल टॉक टू द गवर्नमेंट फॉर रिगार्डिंग प्रोविज़न ऑफ लैंड फॉर देम, कि मैं आपके लिए गवर्नमेंट से बात करूँगा कि आपको कुछ ज़मीन दी जाए। तो उसी सभा में एक थे जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, वो खड़े हुए और उन्होंने अपने 80 एकड़ ज़मीन को 80 लोगों में मीन्स दे दिया, विल्जर्स में, जो कि लैंडलेस थे। तो दिस एक्ट वाज नोन वाज भूदान। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और वहीं से भूदान स्टार्ट हुआ और ये आइडिया बाद में पूरे भारत में स्प्रेड किया गया। धीरे धीरे कई सारे ऐसे ज़मींदार थे जिन्होंने गांव का गांव ही दान में दे दिया, तो उसको बोला गया ग्राम दान। क्योंकि ज़मींदारों के ही अंडर में कई सारे गांव होते थे जिनसे वो टैक्स वसूलते थे, तो उन्होंने उस गांव को छोड़ दे दिया कि अब आप कब्जे से मुक्त हो, आप अपनी खेती करो, खुद से जियो रहो। और अब इतना सक्सेस ये हो गया कि इसका नाम फिर रखा गया ब्लडलेस रिवोल्यूशन। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी रिवोल्यूशन बिना ब्लड के नहीं होता है। चाहे आप कोई भी रेवोल्यूशन देख लीजिए, आप अपना देख लीजिए 1857 की जो क्रांति थी, उसमें भी लोगों ने बहुत
ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मारे गए, खून बहा। दुनिया की ऐसी भी कोई क्रांति, जैसे चाहे रूसी क्रांति हो स्टूडेंट्स, चाहे वो आपकी जर्मन क्रांति हो, सब में खून बहुत सारा बहा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक ऐसी क्रांति है कि जिसमें लोग अपनी इच्छा से ज़मीन को दान करने लगे, तब इसका नाम क्या हुआ, ब्लड लेस रिवोल्यूशन। नाउ स्टूडेंट्स, we discuss the next point, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its share in the gross domestic product means GDP has registered an decline trend from 1951 onward. In 2010-11, about 52% of the total work and nowadays approximately half of the Indian population depend on the agriculture for sustenance. आज आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारी क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है अपने सर्वाइव के लिए। और ये थोड़ा हमारे लिए कुछ दशकों में हमारी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो डिक्लाइन हुई जीडीपी में, क्योंकि कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजीज़, कुछ सरकार की नीतियाँ कम हुई, जिनकी वजह से ये जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर कम हुआ। और ये एक सीरियस मैटर है, क्योंकि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं। अगर हमारी एग्रीकल्चर अच्छी होती है तो हम अच्छा प्रोडक्शन पाएंगे, अच्छी इनकम होगी और हमारा शेयर जो होगा वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जीडीपी में एग्रीकल्चर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो, इसको देखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्नड एफर्ट टू द मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, दिस इज द ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, वेटरनरीज सर्विसेज बनाई गई, एनिमल्स ब्रीडिंग सेंटर खोले गए, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किए गए एंड बहुत सारे, और मेट्रोलॉजी मौसम विज्ञान के भी दिशा में बहुत सारे काम किए गए कि लोगों को पहले से बता दिया जा सके कि बारिश कब होगी या कितने समय पर मौसम आएगा, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर को अच्छे से कर सकें। हियर आ फिगर that show the contribution of growth rate of GDP and major sectors. Now the sector agriculture, industries and services in 2013-14 4.2, 14-15 में कमी आई 0.02 की, मीन्स 0.2 की, और ये यहाँ पर फिर क्या हुआ, थोड़ा सा मेंटेन हुआ 1.1 की। इंडस्ट्री सेक्टर 5 पॉइंट पर था, फिर 5.9 हुआ बढ़ करके आज 7.3 है। सर्विस सेक्टर 7.8, 10.3 एंड 9.2। तो ये एक डेटा है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें इंडस्ट्री सेक्टर आपका इंक्रीज किया है, इससे लोगों की जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर पर थोड़ा कम हुई है। और सर्विस सेक्टर पहले 13-14 में था, फिर 14-15 में इंक्रीज हुआ, बट 15-16 में थोड़ा डिक्रीज हुआ है। Students, a major question in front of you: why are farmers committed suicide in several states of the country? आज हमारे हम देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा क्यों? इसका आंसर आपके पास होगा, क्योंकि एक फर्स्ट उनकी क्या होती है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका कहीं कोई रिकवर नहीं हो पाता है। उनकी फसल अच्छी रहती है, कहीं ओले पड़ जाते हैं, कहीं बारिश हो गई, कहीं आग लग गई या उसमें कीड़े लग गए। तो इनकी वजह से उनको इतना नुकसान हो जाता था कि वो खुद ही कर्ज लेकर के अपनी खेती करते थे। अब वो कहाँ से रिकवर करेंगे? इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस स्टार्ट किया गया, फसल बीमा गवर्नमेंट की तरफ से, कि अगर इनकी फसल का हम बीमा करा देंगे और इनकी फसल नष्ट हो जाती है तो बीमा कंपनी उनको क्या करेगी, वो पैसे फिर दे देगी, तो जिससे वो घाटे में नहीं जाएंगे या फिर वो गरीबी में नहीं रहेंगे। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब भी समझिए आप स्टूडेंट,
connecting to the words. When one country connect to from one to each other to share their culture, technologies, एजुकेशन सिस्टम एंड सो ऑन। जब एक देश दूसरे देश से जुड़ता है, अपने कल्चर को शेयर करता है, अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करता है, साइंस को शेयर करता है, तो वो एक ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। मीन्स वन कंट्री कनेक्ट टू द अदर कंट्री। स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमेना, इट was there at the time of कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन मीन्स जब ब्रिटिश थे तभी से हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ। वो यहाँ से स्पाइसेस ले जाते, अपने यहाँ बेचते और वहाँ से कुछ प्रोडक्ट ला करके इंडिया में बेचते। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वाज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। आप जानते हैं कि आपके यहाँ का कॉटन सबसे बेस्ट था, जिसको ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था, अपने यहाँ टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में यूज़ करता था। कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज इन द मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। भारत की गुड क्वालिटी कॉटन का ही यूज़ करके वो अपनी कंपनी फैक्ट्री चलाते थे। आपको बेटा याद होगा चंपारण मूवमेंट 1917 का बिहार में, जहाँ पर किसानों को फोर्स किया जाता था इंडिगो उगाने के लिए। इंडिगो मीन्स डाई, जिसको कि आप अपने कपड़ों में यूज करते हैं कलर करने के लिए। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उस समय ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे और उन कपड़ों को कलर करने के लिए डाई का यूज किया जाता था। तो आपके यहाँ पर इंडिया में जो इंडिगो उगाया जाता था वो बेस्ट क्वालिटी का होता था, इसलिए किसानों को फोर्स करते थे। किसान क्यों नहीं उगाना चाहते थे? क्योंकि उनकी लैंड अनफर्टाइल हो जाती थी एक बार इंडिगो उगाने पर, और उन्हें नीड थी कुछ फूड क्रॉप्स की, ना कि मीन्स जिसको कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप की उनको ज़रूरत नहीं थी। उस समय हमारा देश भूखमरी से जूझ रहा था। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed the new challenges. Despite being the important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, spices, agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. हम उनसे कंपेयर इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर किसानों को बहुत सारी सब्सिडी दी जाती है, छूट दी जाती है, और हमारे यहाँ किसानों को बहुत कम छूट दी जाती है, जिससे उनके पैसे बहुत लगते हैं। अगर फसल थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा घाटा भी होता है। स्टूडेंट्स, हियर टुडे इंडियन एग्रीकल्चर find itself at the crossroad to make agriculture successful and profitable. Proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. आज बराबर का सपोर्ट किया जा रहा है छोटे और मध्यम किसानों को। The green revolution promised much, but today it's under controversies. आज कुछ विवाद भी हैं। It is being alleged that it has caused the land degradation due to the overuse of chemicals, drying aquifers, vanishing biodiversities. आज आप देखते होंगे कि कुछ हमारे सामने दिक्कतें भी आ चुकी हैं इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, जैसे कि मोर यूज केमिकल्स करने पर हमारी लैंड की क्षमता घटती है, लैंड डिग्रेडेशन होता है। और आपने देखा होगा कि आज बहुत तरीके के हाइब्रिड फसलें हैं जिनसे कि हम यूज़ करते हैं तो हमारे मीन्स बॉडी पर उनका बैड इफेक्ट पड़ता है। तो उनमें से एक वर्ड है जेन रेवोल्यूशन, जिसको कि हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें आप देखते होंगे कि हाइब्रिड फसलों का कि आप देखिए कि जहाँ पहले एक बीघे में 2-4 क्विंटल कुछ प्रोडक्शन होता था, आज वहीं पर एक बीघे में 10 क्विंटल 20 क्विंटल। तो ये ड्यू टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हुआ है। आपने देखा होगा एक आता है ब्रिंजल या टोमेटो के जो
पौधे होते हैं, छोटे होते ज़रूर हैं बट उनमें बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पर भी बैड इफेक्ट डालता है। Here, genetic engineering is recognized as the powerful supplement in investing new hybrid varieties of seeds. Students, you can see in this figure, here the farmers use the chemicals and pesticides on the crops for the growth and more production of crops. स्टूडेंट्स, आज हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिंपल से आप हरी खादों का यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक खेती करते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी फसलें तैयार होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए फिट होती हैं, हमें बीमार नहीं करती हैं, प्रोडक्शन भी उनका अच्छा होता है। Indian farmers should diversify their cropping patterns from cereals to high-value crops. This will increase incomes and reduce the environmental degradation. Because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like the jatropha and जोबोबा, आप ये ध्यान रखिएगा कि बायोडीजल के ये दो नाम हैं प्लांट के, जेट्रोफा एंड जोबोबा, नीड्स मच लेस इरिगेशन दैन द राइस और द शुगर। यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसी फसलें हैं जो पानी भी कम लेती हैं और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। जैसे राइस में अगर आप उगाते हो या शुगर केन, तो आपको ज़्यादा पानी देना पड़ता है और बेनिफिट भी आपको उतना ही होता है जितना कि इन फसलों को उगाने पर। और ये फसलें क्या हैं, इनको आप थोड़ा उगाइए और कम लागत में, कम मेहनत में अच्छी इनकम आपकी होती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will understand this lesson too good, and here your exercise, done your exercise with the help of this video. If you have any confusion, you can contact to me. Okay, bye students.